बहुत तगड़ा कंपटीशन हुआ। हाँ, सभी विद्वान लोगों से, विद्वान पंडितों से जो विद्वत्मा थी उन्होंने सवाल करे, लेकिन कोई भी उनके सवालों का उत्तर नहीं दे पाया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आज मेरा मन आपको एक कहानी सुनाने को कर रहा है। अक्सर हम समाज में देखते हैं, कहीं पर भी अगर आदमियों की, पुरुषों की काफ़ी उन्नति होती है तो उसमें कई लोग कहते हैं इसमें हमारा पत्नी का हाथ है, कोई कहते हैं हमारी माँ का हाथ है। तो कहने का मतलब ये है, पुरुषों की उन्नति में औरतों का हाथ होना ये मैं सही मानती हूँ। तो इसी से संबंधित मैं एक बहुत पुरानी कहानी आपको, जो कि सच्ची कहानियाँ हैं और इससे कहीं ना कहीं हमारी नैतिकता भी जाहिर होती है और हमें अपने बच्चों को, जो यंगस्टर्स होते हैं, उनको इस तरह की कहानियाँ सुनानी चाहिए, क्योंकि इसमें सत्यता है। और जो सत्य कहानियों से अगर तिल से ताड़ बन गया, कहते हैं ना, छोटी सी बात से इतनी बड़ी बात बन गई, जबकि वो तो हम लड़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कैसी कैसी वस्तुओं में सुधार हो सकता है, कैसे कैसे पुरुषों में सुधार हो सकता है। और ये तो आज भी कई लोग कहते हैं कि शादी के बाद हमारी इतनी उन्नति हुई, इसमें कहीं ना कहीं हमारी पत्नी का हाथ है, या मैं आज इतने पद पर पहुंचा, इसमें मेरी माँ का हाथ है, मेरी दादी माँ का हाथ है, मेरी नानी माँ का हाथ है। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक स्त्री होती है, नारी होती है, क्योंकि हमारे समाज में भी कहा गया है, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो मैं आपको इसी से संबंधित एक पुरुष, जो कि एक मूर्ख पुरुष से एक विद्वान पुरुष तक की ख्याति प्राप्त, जो उसने काफ़ी ख्याति प्राप्त करी थी, तो उसी से संबंधित एक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। और मैं आपसे ये भी कह रही हूँ, ये आपने अपने घर के यंगस्टर्स को अपने मुँह से आपको सुनानी चाहिए, ताकि उनमें भी मानसिक विकास और नैतिक विकास हो सके। तो आपने कालिदास का नाम तो सुना ही होगा, और वैसे कालिदास का नाम सच में कालिदास नहीं था, ये तो बाद में कालिदास नाम कैसे पड़ा और पहले क्या नाम था, इसी कहानी को मैं चलो शुरू कर देती हूँ, नहीं तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। एक बार एक राजकुमारी थी जिसका नाम था विद्वत्मा। वो बहुत विदुषी थी, विदुषी ज्ञानी थी, और उसे काफ़ी शास्त्रार्थ का ज्ञान था, और उसे अपने ज्ञान पर काफ़ी घमंड भी था, होता भी है गर्व, जिसे भी कह सकते हैं, उसे काफ़ी गर्व था। और उसके दिमाग में ये था कि मैं अगर विवाह करूँगी तो किसी जानकार, ज़्यादा विद्वान आदमी से ही करूँगी, ज़्यादा राजकुमार से ही करूँगी, यानी जो कि विद्वान राजकुमार हो, जो उसके प्रश्नों का उत्तर दे सके, जो उस विदुषी के जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर दे सके, जवाब दे सके सही, उसी से मैं विवाह करूँगी। अब जो विद्वत्मा विदुषी थी, उसने एक स्वयंवर रचाया। स्वयंवर में क्या था, बहुत सारे पंडित आए, और वैसे भी पंडितों को ज्ञानी कहा ही जाता है। और फिर क्या था, कंपटीशन हुआ, बहुत तगड़ा कंपटीशन हुआ। हाँ, सभी विद्वान लोगों से, विद्वान पंडितों से जो विद्वत्मा थी उन्होंने सवाल करे, लेकिन कोई भी उनके सवालों का उत्तर नहीं दे पाया, सभी पराजित हो गए। लास्ट में जो विद्वत्मा ने ये कहा, मैं किसी से इनमें से शादी नहीं करूँगी, जब तक मुझे कोई विद्वान पुरुष नहीं मिलेगा मैं तब तक विवाह नहीं करूँगी। अब जब विदुषी ने सभी उन पंडितों में से किसी से भी विवाह करने को मना कर दिया कि ये विद्वान नहीं है, तो उन पंडितों के अहम को ठेस पहुंची। तो उन्होंने उस विद्वत्मा को, जो राजकुमारी थी, उसके घमंड को चूर करने के लिए ये प्लान बनाया कि अब हम एक ऐसा मूर्ख आदमी इसके लिए ढूंढेंगे ताकि इसका जो घमंड है वो चूर हो जाए। ये सोचकर वो एक मूर्ख आदमी की तलाश में चल पड़े। अब 2-3 दिन तलाश करने के बाद उन पंडितों को एक व्यक्ति मिला। वो था, उसका नाम था राम बोला, और वो व्यक्ति कर क्या रहा था, जिस टहनी पर बैठा था उसी टहनी को काट रहा था। यानी तो उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया कि इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता कि जिस टहनी पर बैठा है उसी टहनी को वो काट रहा है। तो अब उन्होंने उसे बहला फुसला कर जो है वो उसे राज दरबार में ले आए, यानी वो जो राजकुमारी के दरबार में ले आए। और लेकिन उन चालाक पंडितों ने क्या करा, विद्वत्मा के सामने लाने से पहले उससे बोल दिया था कि तुमने मुंह नहीं खोलना है और तुम्हारा मौन व्रत है करके हम यहाँ पर बताएंगे। और ये भी बता दिया कि आपको हम जो है एक राज दरबार में ले जा रहे हैं, और इस तरह से बहला फुसला कर ले आए और मुंह खोलने के लिए मना कर दिया। और दूसरी तरफ जो था, विद्वत्मा से ये कहा गया कि ये जो पंडित जी आए हैं इनका आज मौन व्रत है और ये बिल्कुल भी बोलेंगे नहीं, क्योंकि उन पंडितों को पता था अगर जैसे ही ये बोलना शुरू कर देगा तो इसकी मूर्खता जाहिर हो जाएगी। इसलिए हम जो विद्वत्मा को बेवकूफ़ बना सकते हैं वो तभी बना सकते हैं जब ये केवल मुंह बंद रखेगा। कौन? राम बोला।
राम बोला मुंह बंद रखेगा और जो संकेतों में ही प्रश्न उत्तर होंगे। तो ये सब राजकुमारी को बता दिया गया, सांकेतिक भाषा में ही प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे, क्योंकि आज राम बोला का मौन व्रत है। ये कहते हुए ही शास्त्रार्थ के जो प्रश्न उत्तर शुरू हुए, यानी वो जो विद्वत्मा थी वो राम बोला था, इनमें आपसी प्रश्न उत्तर शुरू हुए। कैसे? सांकेतिक भाषा में। अब सबसे पहला जो प्रश्न किया गया सांकेतिक भाषा में विद्वत्मा के द्वारा राम बोला से। राम बोला को विद्वत्मा ने एक अंगुली दिखाई और उसका मतलब था कि ब्रह्मा एक है, यानी इस धरती में एक ही ब्रह्म है। तो वहाँ पर राम बोला ने समझा ये जो कह रही है ये कह रही है मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगी। तो भाई राम बोला ने कहा अच्छा ये एक आंख फोड़ेगी। तो राम बोला ने विद्वत्मा को 2 अंगुली दिखा दी कि अगर तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। अब वहाँ पर जो वो चालाक पंडित थे जो कि बहला फुसला कर लाए थे, उन्होंने इसका अर्थ समझाया कि आपने कहा है ब्रह्म एक है, तो ये पंडित जो राम बोला पंडित जी हैं ये कह रहे हैं नहीं, ब्रह्म 2 हैं, एक ईश्वर और एक जीव। तो रानी जो राजकुमारी विद्वत्मा थी वो इस बात को समझ गई, ये बात तो सही है। जबकि जो राम बोला थे जिनका नाम बाद में कालिदास पड़ा, तो वो उसका अर्थ कुछ और लगा रहे थे, यानी अगर ये राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं 2 फोड़ूंगा, ये वो अपने मन में सोच रहे थे। लेकिन उसका अर्थ जो है वो बीच में जो चालाक पंडित थे वो उसको सांकेतिक भाषा का अर्थ रानी को समझा रहे थे। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न हुआ कि रानी विद्वत्मा ने जो राम बोला था उनको जो है 5 अंगुलियां दिखाई, ऐसे हाथ दिखाया, 5 अंगुलियां दिखाई। तो राम बोला ने समझा ये जो राजकुमारी ये कहना चाह रही है कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। तो राम बोला ने उसका जवाब घूसा दिखा कर दिया, मतलब अगर तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें घूसा मारूंगा। तो वहाँ पर तो राम बोला वही सोच रहा था अपनी बुद्धि के हिसाब से, लेकिन जो बीच में चालाक पंडित थे उन्होंने उस सांकेतिक भाषा का अर्थ बताया कि राजकुमारी जी आप अगर हाथ से ये दिखा रहे हैं कि 5 तत्व हैं, तो ये पंडित जी कह रहे हैं 5 तत्व जब एकीकार होंगे, जब इकट्ठे मिलेंगे तभी इन 5 तत्वों से शरीर का निर्माण होगा। बस सांकेतिक भाषा में प्रश्न और उत्तर चल रहे थे और बीच में जो चालाक पंडित थे जो स्वयंवर में जो पराजित हुए थे वो उसका अर्थ बताते जा रहे थे। और उससे राजकुमारी विद्वत्मा को लगा कि ये तो बहुत ही ज्ञानी आदमी है राम बोला, और उसने जो है जो राजकुमारी थी वो तैयार हो गई शादी करने के लिए राम बोला से, और विवाह भी हो गया। फिर विवाह के बाद एकदम से 2-3 दिन में ही पता चल गया वो तो अनपढ़ और गंवार आदमी है। अब ऐसा जब उसे पता चला राजकुमारी को तो उसने उसे घर से निकाल दिया और ये कहा आप तभी घर में आना जब आप शास्त्रार्थ और विद्वान बन जाए और आपको प्रसिद्धि हासिल हो जाए, आपके पास धन आ जाए। जब उसको घर से निकाला, किसे? राम बोला को घर से निकाला, तो राम बोला के अहम को ठेस पहुंची। उसके बाद वो घर से तो निकल गए, लेकिन निकलने के बाद उन्होंने काली माता की तपस्या करी। अब वही राम बोला इतना अध्ययन, विद्वान और धनी और प्रसिद्धि ख्याति प्राप्त करने के बाद वो राम बोला ना होकर कालिदास नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। और फिर वो अपने घर लौटे, अपनी राजकुमारी जो अपनी रानी पत्नी के पास जब लौटे तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और कहा कपाटम उद्दार्त सुंदरी, अर्थात दरवाज़ा खोलो सुंदरी। तब आश्चर्य से अंदर से आवाज़ आई अस्ति कश्चित वाक विशेष, यानी कोई विशेष आदमी ही है, कोई विद्वान ही बोल रहा है। ये कह के दरवाज़ा खोला तो वो चकित रह गई, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये मैं क्या देख रही हूँ? वो विद्वत्मा के पति ही थे, यानी अब उनका नाम कालिदास पड़ गया था। उन्होंने बड़ी बड़ी रचनाएं करी थी, वो रचनाएं आज भी प्रसिद्ध हैं, विद्यालयों में चल रही हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, इन शब्दों को सभी लोग जानते हैं लगभग। जो कि अच्छे विद्वान हैं आज भी, वो अभिज्ञान शाकुंतलम और कालिदास की अन्य रचनाएं मेघदूत वगैरह सब जानते हैं। तो उसी समय से जब काली देवी की इन्होंने आराधना करी, इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई, तो राम बोला जी तब कालिदास बन गए। तब से ही कालिदास जो है फिर वो विद्वानों के भी विद्वान बन गए। तो इस जो सच्ची कहानी से
हमें भी कहीं ना कहीं हमारा नैतिक ज्ञान उजागर होता है। क्या चीज असंभव है? जब राम बोला जैसा मूर्ख तपस्या कर कर अपने अभ्यास से इतना बड़ा विद्वान बन सकता है, और उनका भी बाद में ये कहना था मेरी सफलता के पीछे मेरी जो पत्नी है विद्योत्मा का ही हाथ है, यानी वो अपनी गुरु जो अपना गुरु मानते हैं वो अपनी पत्नी को ही मानते थे। तो कहने का मतलब है, तो कई हमारे पुराने में भी लिखा है, हमारे जो संस्कृत के जितने भी पुरानी कहावतों में है, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो ये बात भी सत्य है। तो कहीं ना कहीं विद्वान वाली बात ये नहीं कि हम ठप्पा लगाकर विद्वान बनेंगे, या बचपन से अगर हमें विद्वान का टाइटल मिल गया है, या हम बहुत ज़्यादा परसेंटेज ले आए हैं आजकल के समय में तभी हम विद्वान होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, ये भी पुराना दोहा ही है। तो इन बातों को अगर हम लेकर चले तो कहने का मतलब है हम अपने अभ्यास से, हम अपने कर्मों से, हम अपनी तपस्या से हम अपने को बदल सकते हैं, या सामने वाला अपने को बदल सकता है। तो इस तरह की जो ये सच्ची घटनाएं हैं, इससे भी हमें कहीं ना कहीं सीख मिलती है। तो इंग्लिश में भी कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास करने से क्या नहीं होता है, अभ्यास करने से जो मूर्ख नाम से व्यक्ति ढूंढा गया था राम बोला, वो आज पूरे इस भारतवर्ष में प्रसिद्धि पा रहे हैं, जिनका नाम है कालिदास। तो ये थी दोस्तों एक मूर्ख आदमी की एक विद्वान कालिदास बने तक का सफ़र, और किस तरह से रानी विद्योत्मा ने उन्हें अपने दिल में, अपने घर में जगह दी, और वो जो हैं, जो कालिदास जी हैं, वो अपना जो गुरु मानते हैं वो अपनी पत्नी को ही मानते हैं या थे, वो आप कुछ भी संदर्भ में ले लीजिए। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप अभ्यास करेंगे तो सब संभव है, और मूर्ख कोई बचपन से नहीं होता है, अभ्यास करने से सारी सफलताएं मिल जाती हैं। तो इस कहानी से हमें कोई ना कोई सीख मिली। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है। तो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।